हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है डिफेंस अपडेट्स। ब्रह्मोस एनजी ओके टेस्ट बाय 2026 आर्मी गेट्स 5000 AK-203 राइफल्स। पाकिस्तान साइऑप्स ऑन इंडिया। चलते शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय सेना को रिसीव हुआ AK-203 असॉल्ट राइफल का नया बैच। एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा से पकड़े नेपाल की जेलों से भागे 5 कैदी। नेपाल क्राइसिस के बीच आईएसआई का भारत के खिलाफ साइऑप्स। मार्टिन बेकर ने एक्सपोज किया पाकिस्तानी एयरफोर्स की मिराज 5 क्रैश वाली रिपोर्ट को। और पहली बार नेटो के जेट्स ने शॉट डाउन किए रशियन ड्रोन्स। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी न्यूज़ आज यही आ रही है पूरे दिन कि कैसे रशियन ड्रोन्स पोलैंड की एयर स्पेस में चले गए। जैसे मैंने कहा भी था कि यूक्रेन के बाद पोलैंड का नंबर है जोग्राफिकली, तो काफ़ी सारे रशियन ड्रोन जो हैं पोलैंड में चले गए थे, पोलैंड की एयर स्पेस में चले गए थे। और ये आप ये नहीं कह सकते 15-20 मिनट के लिए गए हैं, वो कह रहे हैं पूरी रात भर। तो उन्होंने जो रेंज बताई है उसमें ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं पूरी रात भर जो ड्रोन्स हैं पोलैंड की एयर स्पेस में चले गए थे और पोलैंड ने उनको मार गिराया है। और पोलैंड में नेटो के स्टेशन है। सो मेरे ख्याल से डच F-35 प्लेन्स थे मेरे ख्याल से जो गए हैं, जिन्होंने इन सबको शूट डाउन करके सारे ड्रोन्स को गिरा दिया। अब ना नेटो की तरफ से कोई ज़्यादा स्टेटमेंट आ रही है, ना रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है, मगर रशिया ने इतना ज़रूर कहा है कि दे डू नॉट वांट एनी कॉन्फ्रंटेशन विद पोलैंड और नेटो। ये रशिया ने क्लियर किया कि हमें कोई फ़ाइट नहीं चाहिए पोलैंड से, हमें कोई फ़ाइट नहीं चाहिए नेटो से। और नेटो भी सिमिलर कह रहा है कि हमें कोई फ़ाइट नहीं चाहिए रशिया से, मगर अगर एयर स्पेस में आएंगे, नेटो के एरिया में आएंगे, तो दे विल बी शॉट डाउन, जो नेटो ने किया है। तो देखते हैं आगे क्या है। इंडियन आर्मी को अमेठी में स्थित इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड से 5000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स का एक और बैच रिसीव हुआ है। और इस वाले बैच को मिलाकर भारत में बनी अभी तक की 53,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स आर्मी। अब देखिए, इसमें अगर क्रिटिकली देखें तो आप देख सकते हैं कि राइफ़ल के लिए भी हम लोग कोलैबोरेट करें रशिया से, राइट। एक छोटी सी चीज़ है राइफ़ल, उसके लिए भी कोलैबोरेशन हो रहा है रशिया से टू गेट द टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ऑन जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग ऑन राइफ़ल्स। सो काफ़ी समय से आई वुड से डिफेंस में निगलेक्ट हो रहा था कि हम एक राइफ़ल को भी मास्टर नहीं कर पाए। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, बट एक क्रिटिकलिटी आपको सोचना पड़ेगा इस तरीके से अगर आगे बढ़ना है लाइफ में। इतने साल से इंडिया जो था लोगों से माल खरीदता रहा, मगर ये नहीं सोचा कि कैसे आप सोफिस्टिकेटेड राइफ़ल्स बनाएं जो और वर्ल्ड में इंडिया से जाएं। जो लोग कहीं भाई राइफ़ल चाहिए तो इंडिया की बेस्ट होती है, वो लें, तो ऐसा नहीं था। अब जाके फाइनली फोकस आया डिफेंस के ऊपर। जब तक इंडिया डिफेंस पे आत्मनिर्भर नहीं होगा, ऑल दीज प्रॉब्लम्स विल कम कि रशिया से ऑयल लेना पड़ रहा है, यहाँ से ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ डिपेंडेंस ऑन वेपन्स ऑन अदर्स को डिलीवर कर दी गई हैं। और अभी तक AK-203 में 50% तक के स्वदेशीकरण को प्राप्त कर लिया गया है। और जबकि अक्टूबर तक इसमें 70% तक के स्वदेशीकरण को प्राप्त करने की उम्मीद है। और वहीं इस वर्ष के अंत तक यानी कि दिसंबर 2025 तक भारत AK-203 की मैन्युफैक्चरिंग में 100% स्वदेशीकरण को प्राप्त कर लेगा। और 100% स्वदेशी AK-203 जानी जाएगी शेर के नाम से। और इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी तरह से स्वदेशी होने के बाद फिर जो अमेठी फैसिलिटी है, ये हर महीने 12,000 राइफल्स को प्रोड्यूस करेगी। राइट। देखिए, अब जाके जो है ये सोचने वाली बात है कि मोदी जी के आने के बाद ये सब कार्य हुए हैं, क्योंकि एटलीस्ट कोई तो प्राइम मिनिस्टर आया जिसने देखा कि सबसे क्रिटिकल डिफेंस ही है। डिफेंस खत्म तो कंट्री खत्म। यानी कि हर 100 सेकंड्स में एक राइफल। और जो 6 लाख AK-203 राइफल्स का ऑर्डर है, तो वो दिसंबर 2030 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। और रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी को अभी तक जितनी भी AK-203 असॉल्ट राइफल्स डिलीवर की गई हैं, तो किसी भी राइफल की कोई भी कंप्लेंट्स अभी तक नहीं आई है। बाकी इन राइफल्स को दूसरी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करने की योजना है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी को अपने इन हाउस इनोवेशन का पेटेंट प्राप्त हुआ है। और ये इनोवेशन है ऑटोमेटिक टारगेट क्लासिफाइंग सिस्टम, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। और इस सिस्टम को विकसित किया है भारतीय सेना के कर्नल कुलदीप यादव ने। और इसकी खास बात यह है कि ये जो इनोवेटिव सॉल्यूशन है, तो ये ऑटोनॉमसली रडार पर टारगेट्स को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई कर सकता है बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। और जो कि निश्चित रूप से आर्मी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेपाल के करंट सिचुएशन के बारे में आप सभी को अच्छी तरह से जानकारी होगी। और हमारे देश में कुछ लोग हैं और कुछ देश के बाहर भी हैं जो कि अपने आप को भारतीय बोलते हैं। तो उनकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि भारत में भी नेपाल जैसी स्थिति बने। खैर, उस पर भी हम अभी आएंगे अगले अपडेट में। पहले इस वाले अपडेट की बात करते हैं।
तो अपडेट यह है कि नेपाल की करंट सिचुएशन को देखते हुए भारत ने नेपाल के साथ लगे बॉर्डर्स पर अलर्ट जारी किया है। भारत की फोर्सेस पूरी तरह से सतर्क है और इसी बीच जानकारी ये सामने आई है कि नेपाल की जेलों से भागे हुए 5 कैदियों को एसएसबी ने पकड़ा है, जो कि भारत में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे और इनको पकड़ा गया उत्तर प्रदेश की सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट में भारत नेपाल बॉर्डर के पास से। और बाकी आगे की इन्वेस्टिगेशन और लीगल एक्शन के लिए इन कैदियों को लोकल पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया था। और ऑफिशियल से कहना है कि एसएसबी ने इनको इसलिए भी पकड़ा है क्योंकि इनके पास दिखाने के लिए कोई भी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ्स नहीं थे। और इनिशियल इंक्वायरी में सामने आया कि नेपाल की जेल में बंद थे, जो कल ही वहाँ की जेल से भाग कर आए हैं। और ऐसी भी रिपोर्ट से कि नेपाल के काठमांडू स्थित दिल्ली बाजार जेल से बड़ी संख्या में कैदी फरार हुए हैं। बाकी नेपाल में अब आर्मी डिप्लॉय हो चुकी है, सिचुएशन को कंट्रोल किया गया है और वहाँ के जेल के आसपास भी आगे के एस्केलेशन को रोकने के लिए आर्मी को डिप्लॉय किया गया है। और इसके अलावा पीटीआई न्यूज़ एजेंसी की तरफ से एक रिपोर्ट ये भी देखने को मिली है जिसमें बताया गया है कि एक नेपाली नागरिक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि पाकिस्तानी स्पाई एजेंसी आईएसआई को इंडियन सिम कार्ड्स सप्लाई कर रहा था। देखिए, बहुत ही ख़तरनाक बात है कि किस तरीके से एक बंदा सिम कार्ड्स ख़रीदता है और आईएसआई को प्रोवाइड करता है, जिससे आईएसआई ईज़िली मोबाइल फ़ोन्स एनोनिमसली यूज़ कर पाए। मतलब उनका नेटवर्क जो है चलता रहे आईएसआई का। पता लगा, आपको लगेगा कि 2 भारत के लोग बात कर रहे हैं मगर पाकिस्तानी लोग आपस में बात कर रहे होंगे यूजिंग सिम कार्ड्स जो किसी और के नाम के हैं। दैट इज़ रियली बैड। और कहा जा रहा है कि इस नेपाली नागरिक को पाकिस्तान की आईएसआई ने लालच देके फंसाया था कि इसे यूएस का वीज़ा दिया जाएगा और पत्रकारिता में अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। और इस व्यक्ति की पहचान प्रभात कुमार चौरसिया के तौर पर हुई है, जिनकी उम्र 43 साल है। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें ईस्ट दिल्ली के लक्ष्मी नगर एरिया से 28 अगस्त को एक टिप ऑफ के बाद गिरफ्तार किया गया था। और आईएसआई की झांसे में आकर इसने न केवल इंडियन सिम कार्ड्स उनको सप्लाई करने के लिए सहमति दी, बल्कि इसके साथ साथ उसने भारत के कुछ सेंसिटिव डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स जैसे कि डीआरडीओ, आर्मी यूनिट्स, तो उनकी इन्फॉर्मेशन को भी इकट्ठा करने के लिए सहमति दी थी। और इसके पास से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के कम से कम 16 सिम कार्ड्स बरामद किए गए। और ये सिम कार्ड्स पहले नेपाल भेजे जाते थे और फिर वहाँ से इन्हें आईएसआई ऑपरेटिव्स को हैंडओवर किया जाता था। और इन 16 में से 11 सिम कार्ड्स लाहौर, बहावलपुर और पाकिस्तान के अन्य प्लेसेस से व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय थे। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीनियर ऑफिसर्स के मुताबिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो लाइट वेट वाला नया वर्जन है, जो कि ब्रह्मोस एनजी के नाम से जाना जाता है, एनजी का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन, तो इस मिसाइल के डिजाइन पर अभी काम चल रहा है, जो कि 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। और उसके पूरा होने के बाद ही अगले साल यानी कि 2026 के ही अंत तक इसके ऑर्डर। देखिए, ब्रह्मोस ने बहुत ज़बरदस्त कमाल किया था ऑपरेशन सिंदूर में भी, और उससे ये पता लगता है कि जॉइंट वेंचर से टेक्नोलॉजीज़ बनी है उसका कितना फ़ायदा हुआ है। अब होप ये है कि S400 से भी बढ़िया हम मटेरियल बना दें जिससे हमें S400 पे डिपेंडेंस ना हो, हमारा खुद का वर्जन आ जाए बेटर देन S400। टेस्टिंग्स कंडक्ट की जाएंगी। बाकी ब्रह्मोस एनजी की जो फ्लाइट रेंज है वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा होगी और अपने ओरिजिनल वेरिएंट के कंपैरिजन में इसका वजन हाफ होगा, यानी कि लगभग 1.29 टन। और इम्प्रूव्ड मैन्यूवरेबिलिटी, ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट, लो रडार सिग्नेचर्स, तो इन सभी फीचर्स के साथ ब्रह्मोस एनजी का जो प्रोडक्शन है वो 3 से 5 वर्षों में शुरू होने की उम्मीद है। और इस मिसाइल को तेजस, रफाल, मिग-29 तो इस तरह के सभी फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट किया जाएगा। और साइज में छोटा होने के चलते तेजस मार्क 1 जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी अपने साथ कम से कम 2 ब्रह्मोस एनजी मिसाइल्स को कैरी कर सकेंगे। वहीं जो सुखोई Su-30 MKI जैसे फाइटर्स हैं वो 3 से 4 ब्रह्मोस एनजी मिसाइल्स को कैरी कर सकेंगे। अभी वर्तमान समय में जो ब्रह्मोस मिसाइल का एयर लॉन्च वर्जन है वो केवल एक ही एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट होता है और वो है सुखोई Su-30 MKI। और ब्रह्मोस एनजी को बनाने का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी था ताकि इस मिसाइल को हम सभी एयरक्राफ्ट से इस्तेमाल कर सकें। बाकी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की कैपेबिलिटी किस लेवल की है तो वो तो हमारे निकम्मे पड़ोसी ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। और हम ब्रह्मोस को लेकर बस यही कहते हैं कि अगर ये गलती से भी लॉन्च हो तो भी इससे पता होता है कि कहाँ जाना है। तो जैसे कि हमने आपको पिछले डिफेंस अपडेट में बताया था कि सरगोदा में एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स का मिराज 5 रोज एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, लेकिन उस दुर्घटना को लेकर पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। और हमेशा की तरह जो पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा विंग DG ISPR है तो वो इसको भी एक तरह की फेक न्यूज़ ही बता रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस क्रैश को लेकर ऑलरेडी वीडियो सामने आ गई थी। वो बात अलग है कि जिस तरह से पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर सेंसरशिप चल रही है तो संभावित रूप से वहाँ की आम जनता शायद इस तरह की वीडियो से अवगत हो। और कुछ ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तानी मिलिट्री ने पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया को इस मिराज 5 रोज एयरक्राफ्ट के क्रैश को कवर करने से मना किया है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये कि पूरा प्रयास किया गया था इस वाले क्रैश को भी छुपाने का, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के अपने नुकसान को पाकिस्तान ने छुपाने का प्रयास किया। लेकिन हुआ यह कि मार्टिन बेकर ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट डालकर पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को ही बस्ट कर दिया, जिस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि कैसे कल पाकिस्तान एयरफोर्स का मिराज 5 रोज एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था और जो कि उस एयरक्राफ्ट में मार्टिन बेकर की PR-M4 इजेक्शन सीट लगी थी, तो उसका इस्तेमाल करके एयरक्राफ्ट का पायलट सफलतापूर्वक इजेक्ट होने में कामयाब रहा। और इसको मिलाकर मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट 7,798 लाइव्स को सेव कर चुकी है। बाकी वो बात अलग है कि पाकिस्तान की जाहिल जनता जो कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में फंसी हुई है तो वो मार्टिन बेकर को भी झूठा बोल सकती है और शायद ये भी कह दे कि मार्टिन बेकर को भी भारत ने पैसे दिए ऐसा लिखने के लिए।
इसके अलावा एक और अपडेट है कि नेपाल की जो वर्तमान स्थिति हो रही है, तो उसी का फायदा उठाकर जो पाकिस्तान है वो भारत के खिलाफ एक नई तरह के नैरेटिव को बिल्ड करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें अलग अलग फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से फर्जी पोस्ट करके कुछ ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि नेपाल के करंट सिचुएशन के लिए भारत जिम्मेदार है। और इन सभी अलग अलग पोस्ट का प्रमुख उद्देश्य है, पहला, भारत और नेपाल के रिलेशंस को पूरी तरह से खराब करना। इसमें भारत ने क्या लेना देना भैया, वहाँ पे जो भी करप्शन हो रही है इंडिया तो करवा नहीं सकता, जो कुछ भी हो रहा है मोस्ट लाइकली वो नेपाल का खुद ही किया धरा है। आई डोंट थिंक एनीबडी शुड ब्लेम इंडिया अनलेस दे कैन प्रोड्यूस द प्रूफ टू वैलिडेट देयर स्टेटमेंट्स। और दूसरा, भारत में नेपाल जैसी स्थिति क्रिएट करने का प्रयास करना। हालांकि वो बात अलग है कि वो अपने इन प्रयासों में सफल नहीं हो पाएंगे, और उनके इस तरह के प्रयास अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से चल रहे हैं। और हमारा मानना है कि इस तरह की सिचुएशन में भारत के सारे एडवर्सरीज जो साई ऑप्स चलाने का प्रयास करेंगे, तो उसके लिए भारत सरकार के साथ साथ हर एक नागरिक को भी सतर्क रहने की जरूरत है और इस तरह के सभी फर्जी पोस्ट से सावधान रहें। बुधवार को पोलैंड ने नेटो एलाइज के मिलिट्री एयरक्राफ्ट की मदद से अपने एयर स्पेस में ड्रोन्स को शॉट डाउन किया है। और जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई है, तो उसके बाद से अभी तक ये किसी नेटो मेंबर के द्वारा पहली बार शॉट्स फायर किए गए। पोलैंड के मुताबिक यूक्रेन में रशिया के एक बड़े हवाई हमले के दौरान उनके एयर स्पेस में करीब 19 ऑब्जेक्ट्स एंटर हुए थे और उनको शॉट डाउन किया गया, जो कि उनके लिए खतरा थे। और पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक ये एक लार्ज स्केल पर उकसाने वाली बड़ी गतिविधि है। और उनका ये कहना है कि नेटो ट्रीटी के लिए उन्होंने आर्टिकल 4 को एक्टिवेट किया है, जिसके तहत नेटो एलाइज के मेंबर्स अपने सहयोगियों से परामर्श की मांग कर सकते हैं। बाकी रशिया ने इस इंसिडेंट से कोई भी जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है। और जबकि पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को सूचित किया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से वे ओपन कॉन्फ्लिक्ट के बेहद ही करीब थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास ये मानने का कोई कारण नहीं है कि हम युद्ध के कगार पर हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो नेटो है वो इस इंसिडेंट को किसी हमले की तरह नहीं देख रहे, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय घुसपैठ की तरह देख रहे हैं। और इस इंसिडेंट को लेकर नेटो के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से कहा गया है कि नेटो की टेरिटरी के डिफेंस को सुनिश्चित करने के लिए हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट हैं। बाकी इसके अलावा तरह तरह के बयान देने के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिर से अनाउंसमेंट की गई है कि भारत और अमेरिका अपने बीच के ट्रेड बैरियर्स को एड्रेस करने के लिए नेगोशिएशंस को जारी रखेंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से भी कहा गया कि वे आने वाले सप्ताह में अपने वेरी गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बात करेंगे। देखिए, बहुत ही प्यारा वीडियो था, बहुत सारी अच्छी न्यूज़ थी। और डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ब्रह्मोस की इम्प्रूवमेंट से लेकर नेपाल का ब्लेम इंडिया पे डालने तक ऑब्वियसली जो रॉन्ग है। नेटो ने जो अपने आप को डिफेंड किया है इन पोलैंड अगेंस्ट रशिया, तो ये सब चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि ये गलती से हुआ है। रशिया बाय चांस उसके ड्रोन चले गए थे पोलैंड में और शूट डाउन कर लिए, ना इसमें कोई रशिया ने ज़्यादा फोकस किया है और ना ही नेटो ने किया है कि चलिए ठीक है आपके आ गए थे, हमने उड़ा दिया, एंड ऑफ स्टोरी एंड लेट अस मूव ऑन। तो आप बताइए इसमें आपके क्या विचार हैं। बहुत सारी न्यूज़ थी, बहुत ही इम्प्रेसिव चीज़ें थी। स्पेशली खुशी ये होती है कि मोदी जी आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है इंडिया में ही बन रही हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।